नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इंडियन इकोनॉमी में एक काफ़ी फेमस टॉपिक है। ठीक है, वो हर स्टेट में आपका जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, या फिर यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, तो उसमें ऐसे भूमि सुधार, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके कुछ जो आपका लैंड रिफॉर्म था उससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं, क्योंकि रिटन एग्जाम होता है तो इसमें आपकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका खुद का पक्ष होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो उसी के अंतर्गत आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका अर्बन लैंड, जिसको सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्ट था इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ाद होने के पहले जो ज़मीन होती थी वो आपका जमींदारों के पास हुआ करती थी। ठीक है, ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो आपका जमींदारों के पास होती थी। ठीक है, तो उसमें कुछ लैंड रिफॉर्म की, भूमि सुधार की आवश्यकता थी, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें कुछ सुधार किए। ठीक है, तो उसी में एक शहरी जो जमीन थी, अर्बन लैंड जो थी, उसके लिए एक एक्ट जो गवर्नमेंट ने सोच के किया। गवर्नमेंट ने यही कहा भैया कि हम लैंड में इक्विटी रखेंगे, मतलब कोई भी व्यक्ति राइट ऑफ लैंड, लैंड जो लिमिट है उसको अपनाया जाए, मतलब कि हर व्यक्ति के पास एक लिमिट तक ही जमीन हो। ये थोड़ा सा सोशलिस्ट जरूर हो जाता है, ठीक है, कम्युनिस्ट सोच हो जाती है, लेकिन हाँ ये था कि इसको गवर्नमेंट ने जो शुरू किया था वो यही सोच के शुरू किया था कि कोई भी व्यक्ति विदाउट जमीन का न रहे। ठीक है, शहरी व्यक्ति भी भूमिहीन न रहे, उसके पास घर हो। लेकिन इसका गलत लाभ उठाया गया, जिसके बाद इसको एबॉलिश भी कर दिया गया। ठीक है, रिपील कर दिया गया। लेकिन हम डिस्कस तो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही उस प्रशासन में जाने वाले हो, तो ये जानना आपके लिए जरूरी होता है कि किस तरह से ये फेल हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पास्ड इन 1976 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के पार्लियामेंट में 1976 में ये पास हुआ था और 1977 से ये लागू कर दिया गया था। इसका जो पर्पस था वो था कि ब्रिंगिंग अबाउट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन द अर्बन एग्लोमरेशंस। कहने का मतलब है कि अगर जो शहरी क्षेत्र है वहां पे जो जमीन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबल किया जा सके। कहने का मतलब है कि हर आदमी के पास जमीन हो, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की। सो मोनोपोली ऑफ लैंड कहने का मतलब है कि व्हेन पीपल, एंटाइटी एंड कॉर्पोरेट कंपनीज विद द एक्सेस टू यूज कैपिटल कैन ऑक्यूपाई वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड। ठीक है, और एक्ट हैज हैड अ ह्यूज बियरिंग ऑन द अर्बन डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि ऐसे लोग, मतलब कहने का मतलब कि ऐसे पीपल, व्हेन पीपल या फिर कोई इंटाइटी है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, अगर उसके पास एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा जमीन है तो उसे वेकेंट, खाली जमीन घोषित करके वो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी जमीन के रूप में उसको चिन्हित किया जाएगा और बाद में इसको क्या किया जाएगा, रेजिडेंशियल बना के या फिर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी, जिनके पास जमीन नहीं है उनको दे सकती है या फिर कुछ भी करे, तो वो मतलब कुल मिलाकर सरकारी जमीन हो जाएगी। तो ये सोच थी इस पर्टिकुलर एक्ट का, इस रेगुलेशन एक्ट का ये सोच थी। अब बात करते हैं कि हाउ एवर एक्ट हैज ऑलरेडी बीन रिपील्ड बाय द सम स्टेट। जैसे कि आपका गुजरात में रिपील कर दिया गया, मतलब इनकार कर दिया गया भैया कि हम यहाँ पे लागू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, काफी इसका विरोध हुआ क्योंकि कुछ केसेस थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट और मतलब ऐसे ऐसे कोर्ट में मामले गए हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग जिला जो न्यायालय हैं हर जगह इसका विरोध किया गया। तो 1999 में ज्यादातर स्टेट में इसको खत्म कर दिया गया। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका इसमें रिपील एक्ट बनाया 1999 में और कहा भैया कि जो स्टेट चाहती हो वो इसको रिपील कर सकती है। कहने का मतलब इसको हटा सकती है। ठीक है, इस एक्ट को, प्रभाव को हटा सकती है। ये आपका ऑप्शनल था कि ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है। ठीक है, अभी और कुछ इसके बारे में जानेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसी से मिलता जुलता, मतलब कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको रिपील कर दिया था आपका 1999 में। 1999 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको रिपील किया था। एक्चुअली हम उस केस स्टडी से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके जगह पे कौन सा जो रेगुलेशन था या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी थी क्या जो कि आपका अर्बन मॉडल, जो आपका अर्बन लैंड है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई मॉडल पेश कर सके। ठीक है, जो कि ज़्यादातर लोगों को शहर में रेजिडेंस प्रोवाइड कर सके। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ। तो आपने सुना होगा JNNURM, जिसको जनरम के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म मैं बताता चलूँ, जिसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, तो ये आपका जनरम था। आपने कई बार ढेर सारी स्टेट्स में आपका जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 10 साल, 2004 से लेकर के 2014 तक, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा इसकी बसें चलती थी या फिर इसके रेजिडेंट बनाए जाते थे। ठीक है, तो पेपर वगैरह में आपने नाम सुना होगा इसका। तो ये जो आपका मिशन था, इसमें जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत क्या किया गया, ढेर सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, जिसमें कि जैसे कोई मैसी सिटी है, ठीक है, हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई की, तो वो मॉडल हम पूरे देश में बताना चाहते थे कि क्या सोच थी, मतलब उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट की, क्यों उन्होंने इसको लागू किया था। ठीक है, और ये एक तरह से आप अगर बात करें ना, तो ये आपका जो अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट था, जो कि 1999 में एबॉलिश कर दिया गया था, तो उसी तरीके का एक एक्ट था जो कि सफल भी रहा। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि $20 बिलियन कराया गया था 7 साल के लिए। मतलब ये शुरू हुआ था 2005 में, तब से लेकर के 2011 तक के लिए आपका $20 बिलियन प्रोवाइड किया गया था। एक बड़ी अमाउंट थी, ह्यूज अमाउंट थी।
उसके बाद आपका इसको इनागुरेट किया गया था पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा 3 दिसंबर 2005 में, ठीक है। और जो टारगेट था 2012 तक था कि हाँ भैया कि कुछ डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है, शहरी डेवलपमेंट किया जाए। और इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया इस टेन्योर को 31 मार्च 2014 तक के लिए इसको क्या किया गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं कि ह्यूज मिशन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन कॉन्ग्लोमरेट्स फोकसिंग टू द इंडियन सिटीज, मतलब जो भारत की सिटीज हैं उसको कई पार्ट में फोकस करते हुए उनको उनके अर्बन कॉन्ग्लोमरेट्स जो होते थे, मतलब शहरी या अर्ध शहरी की अगर बात की जाए, या फिर दो शहर आपस में अगर जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम यूपी के इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जैसे कि नेशनल हाईवे बना दिया जाए, ठीक है, या फिर हम उन दोनों के बीच में ढेर सारे रेजिडेंट बसा दें, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी डाल दें, तो इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए जा सकते थे। तो ये आपका जननम के अंतर्गत इंडियन सिटी को फोकस में रखते हुए इस डेवलपमेंट मिशन पॉलिसी को लागू किया गया था। और इसका जो एम था वो ये था कि हम क्या करेंगे कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, इफिशिएंट, इक्विटेबल एंड रिस्पॉन्सिव सिटी हम बनाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि आर्थिक रूप से भी ठीक हो और प्रोडक्टिव भी हो, ठीक है, उसमें कंपनी वगैरह भी चल सके, और इफिशिएंट हो, ठीक है, मतलब कि रहने का और जो अनुपात हो वो आपका सही हो, हर आदमी के पास रेजिडेंट उपलब्ध हो, इक्विटेबल हो, मतलब कि हर आदमी के पास लगभग समान जमीन हो, कुछ इस तरह की बात की है, समान सुविधाएं हों, ठीक है। इक्वल रिस्पॉन्सिबल कहने का मतलब क्या हुआ कि एक प्रॉपर, इसमें हम क्या करना चाहते थे कि प्रोडक्शन करना चाहते थे किसी भी सिटी में, जैसे कि वहाँ पे मार्केट प्लेस भी आपका एक अच्छी जगह पे हो, और हॉस्पिटल फैसिलिटी सबके लिए हो, ठीक है, इसी तरह से स्कूलिंग की फैसिलिटी हो, रेजिडेंशियल फैसिलिटी हो। तो ये कुल मिलाकर के ध्यान में रख करके हमने इसके लक्ष्य को निर्धारित करके जननम को यहाँ पे समझा। और इसमें क्या पॉलिसीज थी या फिर क्या बातें कही गई, अपग्रेडिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिटी। और इनका जो टारगेट था वो था कि हम सोशल और इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंडियन सिटी का, उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है। और प्रोविजन क्या थे, बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुअर। इनका जो टारगेट था, इनका जो ये जो लाभान्वित करना चाहते थे वो अर्बन शहरी गरीबों को टारगेट करते थे। कहने का मतलब कि अगर उनके पास जैसे जमीन नहीं है, ठीक है, तो वो उनको क्या करते थे कि वो इस तरह की पॉलिसी बनाई गई, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी 15 इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट था उसमें यह था कि कोई भी आदमी 1500 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा की जमीन नहीं रख सकता, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको और अच्छे से क्लासीफाई करूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी आदमी के पास 2000 मीटर क्यूब की जमीन उसको गवर्नमेंट से लेना है, मीटर स्क्वायर की जमीन लिया, उसके बाद उसने क्या किया कि उसी पे रेजिडेंशियल कॉलोनी बना दी, तो 15% उसको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इस तरह का कुछ स्कीम था, ठीक है, जिसके अंतर्गत वो अर्बन पुअर को क्या करते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रेजिडेंशियल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो ठीक इसी तरीके से आपका इसमें लागू किया गया। अब थोड़ी सी बात महाराष्ट्र की करते हैं। तो महाराष्ट्र का ये मॉडल ज़्यादा फेमस रहा। तो महाराष्ट्र रिपील वॉज प्री कंडीशन टू स्टेट गवर्नमेंट अंडर द जनरल। एक्चुअली क्या था कि जब महाराष्ट्र ने सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 जो था 1999 में, इससे जब बाहर हुआ, उसने कहा कि भैया हम अपने राज्य में इसको लागू नहीं कर पाएंगे। तो उसने इस शर्त भी किया था कि हम जनरम जो आपका नया स्कीम, नया एक्ट है, उसको हम उस मॉडल को हम अपने शहर में पेश करेंगे। सो उन्होंने क्या किया, मुंबई ट्रांसपोर्ट जो आपका हैबर लिंक है वो इसी के अंतर्गत बनाया। इसी तरीके से मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट जो है उसी के अंतर्गत स्टार्ट किया गया। बॉम्बे वर्ली और वर्ली जो नरीमन पॉइंट सी लिंक है वो भी आपका जनरम के अंतर्गत ही बनाया गया। देयर इज स्टिल कंसिडरेबल कंफ्यूजन इन द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द क्लियरेंस ऑफ द लैंड फॉर द बिल्डिंग। लेकिन आज भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि ढेर सारे मामले जो थे वो आपके सुप्रीम कोर्ट वगैरह चले गए थे। जैसे मैं 2-3 आपको मामले बताता हूँ तो आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 1999 के पहले जब ये एक्ट आपका पावर में था, जैसे कि यूपी में मान लीजिए, तो अगर कोई भी आदमी की जमीन जिसके पास 1000 या 1500 मीटर से ज़्यादा की जमीन शहर में थी, उसकी जमीन को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया तो क्या उसको ये जो लैंड आपका एक्ट है वो आपका जब अपॉलिश हो गया, जब खत्म हो गया, तो क्या उसको उस बंदे को वापस करेगी? तो ये इस तरह के कन्फ्यूजन जो थे वो आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। कुछ जगह देखने को ये मिला कि अगर हम बरेली की बात करें तो उसमें एक केस आया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। 1993 की बात है। उसमें ये सामने आया कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर्टिकुलर जिले की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है कि कुछ गरीब या फिर कह लीजिए या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों को शहरी क्षेत्र की जमीन बता करके उनको भी वो एक्वायर कर रहे थे, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते और कहते थे भैया ये सीलिंग में जमीन चली गई। तो इस तरह के जब केस आए तो वहाँ पे समझ में आया भैया कि इसमें कन्फ्यूजन है कि प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लियरेंस ऑफ लैंड, कि जो लैंड का क्लियरेंस है उसके प्रोसेस में आपका कन्फ्यूजन था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आपका स्ट्रिक्टली केवल आपका शहरी क्षेत्रों में ही लागू होता है, ठीक है। और बातें थोड़ी सी हम करते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या था, ठीक है। अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैं फोकस पॉइंट रख रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेट ने इसको किस तरह से अपनाया, बाद में इसको एबॉलिश कर दिया। मतलब फोकस पॉइंट, मतलब अभी तक तो मैंने ढेर सारा डिस्कशन किया जिसमें कि मैंने जनरम की भी बात कर दी, लेकिन अब हम फिर से लौटते हैं अपने एक्ट की तरफ जिसकी हम बात करते हैं सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, जिसको 1977 में लागू किया गया था। तो उसके बारे में जो हाईलाइट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको जो इम्पोज किया गया था ऑफ सीलिंग ऑन वेकेंट लैंड, ये क्या करता था, जो आपका 1976 का सीलिंग एंड रेगुलेशन जो एक्ट था वो क्या करता था कि वो
अगर आपके पास पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा की ज़मीन है, अगर उससे मात्रा से ज़्यादा ज़मीन है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा की ज़मीन है, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट उसको वेकेंट लैंड के रूप में बता देती थी। अप्लाई टू स्टेट विच अडॉप्टेड बाय द क्लॉज फर्स्ट इन द आर्टिकल 252। और ये उन्हीं के ऊपर लागू था जिन्होंने अडॉप्ट किया था। ये आपका ऑप्शनल था, मतलब ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे वो अपनी स्वेच्छा से इसको लागू कर सकता है। तो जो आपके राज्य सरकारें थी उन्होंने आर्टिकल 252 के तहत, क्लॉज 1 के तहत जिन्होंने अडॉप्ट किया था, उन्होंने इसको अपना लिया था। उसमें कितने लोगों ने अपनाया था वो बात करते हैं। तो कहने वाली बात यह है कि लगभग स्टार्टिंग में 11 स्टेट थे, 11 स्टेट थे जिन्होंने कि तुरंत इसको लागू कर दिया था। बाद में 1-2 साल बाद, 2 से 3 साल बाद, मतलब कि आप मान लीजिए 80 तक में लगभग 17 ऐसे स्टेट थे जिन्होंने इसको लागू कर दिया था। ठीक है, लेकिन और इसमें कुछ यूनियन टेरिटरी अलग से हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक नया जो फैक्ट है, हाईलाइट फैक्ट है, वो ये है कि 99 में इसको रिपील कर दिया गया था। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आपका अमेंडमेंट लाया, अमेंडमेंट एक्ट बोल लीजिए। ठीक है, और इसमें ये कहा कि भैया कि हम इसको एबॉलिश कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं इस एक्ट को। तो इसमें फिर से स्टेट गवर्नमेंट को स्वेच्छा दी गई कि आप जब चाहो अपनी स्वेच्छा से इसको हटा सकते हो। तमिलनाडु ने 1978 में उसके पास खुद का अपना एक्ट था, तो तमिलनाडु में इन्होंने इस एक्ट को नहीं लिया था, सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट को अपने स्टेट में लागू नहीं किया था। उन्होंने, उनका खुद का एक एक्ट था। ठीक है, तमिलनाडु के पास, जिसमें ये था कि वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म था एक तरह का। वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जमीनों को एक इक्विटी करते थे, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल से जमीन नहीं हो सकती किसी के पास, इस तरह से था। उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार ये जो क्या हर स्टेट के लिए या फिर क्या हर सिटी के लिए, क्योंकि शहर की बात की जा रही है, तो क्या हर सिटी के लिए क्या एक ही रेगुलेशन था? नहीं, इसको 4 पार्ट में बांटा गया था। हर शहर को इंडिया के 4 पार्ट में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी। ए ऐसे शहर थे जहाँ पे जनसंख्या या बहुत ज़्यादा थी, बी ऐसे शहर थे थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। जैसे अगर ए को मानिए तो आपका ये जो महानगर है, जिसमें आपका दिल्ली आता है, मुंबई आता है, कर्नाटका आता है, चेन्नई आता है, लेकिन हम चेन्नई की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तमिलनाडु ने अपना खुद का अलग से सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट बना के रखा है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका की बात कर रहे हैं। तो ये आपका ए में आता था। दिल्ली में क्या था कि किसी भी आदमी के पास 500 मीटर स्क्वायर के पास से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए थी, ये आपका एक्ट बोलता है। ठीक है, ऐसा आज के डेट में ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक्ट के हिसाब से होता था। क्या कमी थी मैं उसको लास्ट में बता दूंगा आपको। और बी वाले स्टेट में 1000 मीटर स्क्वायर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सी टाइप की जो सिटी थी उसमें 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। और डी टाइप की जो सिटी थी वो आपका 2000 ज़्यादा। तो ए का मैंने आपको एग्जांपल बताया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। अब आपका डी का मैं एग्जांपल बताता हूँ रायपुर, जो कि आज सीजी का राजधानी भी है। तो रायपुर जो है उसमें अपेक्षाकृत अगर दिल्ली वगैरह के कंपेयर किया जाए तो वहाँ की जो जनसंख्या है कम है। ठीक है, सो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब क्या फैक्ट थे जिसकी वजह से इस एक्ट को नहीं अपनाया गया? कहने का मतलब ये था, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी आदमी को कंपनी लगानी है शहर में, किसी शहर में उसको कंपनी लगानी थी, कोई फैक्ट्री लगानी थी, तो इतना ज़्यादा बर्डन हो गया था कि इतना ज़्यादा एक्ट हो गए थे कि सारे मामले कोर्ट में चले जाते थे। तो इसलिए आपका कंपनी वगैरह नहीं लगेगी तो वहाँ पे आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारा मतलब कि प्रोडक्शन कैसे होगा? तो प्रोडक्शन बेस कमजोर हो रहा था। किसी को शहर में जमीन एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ जाती थी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या थी कि लोग ये आपका अनाउंस नहीं करते थे कि भैया कि मेरे पास ज़्यादा जमीन है। कौन चाहेगा कि मेरी जमीन आपका सीलिंग में चली जाए? तो लोग बताते ही नहीं थे कि हमारे पास जमीन है। वो क्या करते थे कि दूसरे के नाम पे लिख देते थे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे लिख देते थे, और इस तरह से मतलब ज़्यादातर लोग सामने ही नहीं आए। तो इसका जो टारगेट था इस एक्ट का, वो आपका पहले ही खराब हो चुका था। ठीक है, इसलिए बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1990 में अनसक्सेसफुल होने की वजह से ये एक्ट जो था ये अनसक्सेसफुल हो गया, जिसकी वजह से 1990 में इसको वापस कर दिया गया, इसको रिपील कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद अब हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेट ने कब इसको वापस किया, और कुछ के डेटा आपको नहीं भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई नया डेटा मिलता है तो उसको भी आप बता सकते हो, जिससे कि एक फैक्ट जुड़ जाए। जो पढ़ने वाला बंदा हो इसको अगर वीडियो देखे तो उसको कंप्लीट जानकारी मिले। तो सन 2000 में आपका एमपी इससे बाहर हो गया, 2002 में उड़ीसा इससे बाहर हो गया। ठीक है, 2003 में असम ने इससे बाहर हो गया, 2006 में बिहार, 2008 में आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना भी ऑब्वियस बात है कि वो हो ही गया। 2011 में आपका झारखंड की गवर्नमेंट। अब बिहार में तो ढेर सारे केस चले, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ग्रामीण ज़मीनों को भी हड़प लिया गया था। मतलब जो भी आपके ज़्यादा बड़े ज़मींदार थे, ज़मींदार कह लीजिए, या फिर जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, तो वो लोग क्या करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों की ज़मीन भी हड़प लेते। तो बड़ा उसमें अराजकता हुई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसको वापस कर लिया। तो ये था आपका कंप्लीट जो हमने सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 और 1999 बताया, और हमने जनरम योजना की भी चर्चा कर ली। तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।